Okay, we are discussing hydrogen atom and this is the third lecture on hydrogen atom. हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड बोस थियरी में कौन कौन से बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं, राइट, उनको डिस्कस किया था और फिर कुछ क्वांटिटीज के बारे में देखा था कि एन पर प्रिंसिपल क्वांटम एन पर वो कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी, उसका रेडियस कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है, टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम लोगों ने टी ब्रॉगली वेवलेंथ, ऐसे ऐसे 8 क्वांटिटीज के बारे में हमने चर्चा की है। आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा और वह एन पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर कैसे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये देखो, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हम ये हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस का चार्ज कितना, Zd, और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड इट इन a circular orbit of radius r with speed v. Mass of the electron is m and charge of the electron is minus e, right? तो अब देखो तो m क्या है, mass of the electron, mass of the electron, ओके। ये बताओ तो ये जो न्यूक्लियस पर चार्ज है और ये इसके बीच इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा तो दैट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, mv स्क्वायर बाई r, ओके, एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, Zd e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्या ये होना चाहिए? नहीं, तो इससे जरा देखो तो mv स्क्वायर बाई 2 हम लिखना चाहें तो क्या होगा, ये Zd स्क्वायर होगा, क्या होगा, और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r होना चाहिए। ये r है, ये r स्क्वायर है तो है ना, और 2 से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, तो Zd स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हाफ mv स्क्वायर क्या हो, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमने लिखा, ठीक है ना। तो ये देखो कितने बराबर रखेंगे, Ke, and this is equal to Ze square by 8 by epsilon naught। जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिखना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाफ mv स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं। तो Pe दिस इज इक्वल टू, देखो माइनस की ये हम उसको लिखेंगे तो Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, ठीक है ना। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, they are separated by distance r, the potential energy of the system is given by Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r। तो यहां पर Q1 की जगह क्या लिखोगे, Zd, और Q2 की जगह क्या है, माइनस e, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, ये P हो गया। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या लिखना चाहेंगे, तो उसको टोटल एनर्जी को E से डिनोट करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। mv स्क्वायर के टर्म में यदि हम लिखना चाहें तो देखो तो यहाँ पर ये mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग, mv स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखें तो देखो ये Ze स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्या होगा, तो इसको लिखा जाए mv स्क्वायर बाई 2 माइनस
mv स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? देखो यहां पर mv स्क्वायर लिखना हो तो क्या jd स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा? नहीं, ये mv स्क्वायर को लिखना हो तो क्या लिखोगे? jd स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो jd स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह हम क्या लिखेंगे? mv स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी कितनी आ गई? -12 mv स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्म में जो लिखा है तो देखो हम v के लिए वहां से वैल्यू लिखेंगे, v है ना वहां पर, तो टोटल एनर्जी के लिए। लेकिन यहां पर एक बात तुम ध्यान में दो, ध्यान में ये देना है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी mv स्क्वायर है और टोटल एनर्जी -12 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू और टोटल एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E नॉट, मान लो है, तो ये बताओ तो टोटल एनर्जी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस E नॉट होगी, नहीं है? काइनेटिक एनर्जी E नॉट लिखा जाए तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हुई? -E नॉट होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? -2E। देखो इसको हमने लिख दिया ऐसे कि यह जो एक बार पूछा गया है, ध्यान दे रहे हो, एक टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऐसे दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज E नॉट। ठीक है ना? हाइड्रोजन एटम ले लिया है, हाइड्रोजन लाइक के फिर लिखेंगे हम, तो उसमें क्या होगा कि E नॉट है तो टोटल एनर्जी जो होगी -E नॉट होगी और पोटेंशियल एनर्जी -2E नॉट। ठीक, आप देखो टोटल एनर्जी जब हम लिखना चाहें, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू, देखो तो -12 mv स्क्वायर लिखा है ना? यस सर। हाफ mv स्क्वायर -12 m और v वेलोसिटी जो निकाला था हमने e स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h z बाई n। ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर कर दिया जाए क्या? हाँ। e स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा? e4 हो जाएगा। e4 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर यहाँ पर z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। यस। क्या? तो इसको लिखना हो तो -me4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, नहीं h स्क्वायर कितना होगा? यहाँ पर क्या आएगा? z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक। और ये जो आया me4 8 एप्सिलॉन, इसका जो वैल्यू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं? me4 और 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू याद होना चाहिए। तो ये लिखना चाहिए, इसलिए टोटल एनर्जी E हम लिख सकते हैं कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? और ये z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। फॉर ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में तो केवल प्रोटॉन होगा, ये z के लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फॉर ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1। z रहेगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और उसको हाइड्रोजन लाइक एटम कहते हैं। ठीक है ना? तो वह हमको मालूम होना चाहिए, उस तरह से लिखेंगे। और हाइड्रोजन एटम के लिए लिखना होगा तो ये क्या होगा? z इज इक्वल टू, देयर इज नॉट विजिबल
Which step is not visible? total energy E is equal to minus 13.6 electron volt Z square by N square. That is not visible. No. ये स्क्वायर है, हाँ वही नहीं दिख रहा है बस. केवल ये नहीं दिखता है ये. हाँ. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको. E is equal to minus 13.6 by N square I इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये तो दिख रहा है. हाँ. क्या? Z स्क्वायर भी रहेगा. नहीं, Z तो 1 हो गया. हाँ Z1. For hydrogen atom Z is equal to 1. Yes. तो ये minus 13.6 by N square. हाँ. Yes. ग्राउंड स्टेट में होगा तो N का वैल्यू 1 होगा. तो अब ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम हो तो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना? हाँ. तो फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में होगा तो N2 लिखेंगे. हाँ. तो उस तरह से वैल्यूज हम लोग देखते जाएंगे. N का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. ओके? Yes. अच्छा, आप देखो यहाँ पर क्या करते हैं. यह रिलेशन हमारे पास जो है उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाए. आप देखो यदि ट्रांजिशन है ना, एक इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम a higher orbit to a lower orbit, energy photon is emitted. Emitted. This is the third postulate or theoretical. If electron makes transition from a higher orbit to a lower orbit, energy photon is emitted. Energy photon is emitted. जब तक वह ऑर्बिट में रहेगा, जिसे हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी. ठीक है ना? ये हमको तो पोस्टुलेट है ना. और ये एनर्जी फोटोन तभी इमिटेट होता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए Lower orbit. तो मान लो kth ऑर्बिट से jth ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है. इफ द ट्रांजिशन इज फ्रॉम द kth ऑर्बिट टू the jth orbit, ऐसे लिखा जाए नहीं. Yes. तो ये जो hc by lambda, this is energy of the emitted photon. ठीक है ना? तो emitted photon की जो एनर्जी होगी वह दोनों ऑर्बिट में एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी. तो kth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी क्या है? ek. और jth ऑर्बिट में क्या है? ej. तो ek माइनस ej, इसका जो डिफरेंस ek और ej का जो डिफरेंस है ना, इसके बराबर एमिटेड फोटोन की एनर्जी होगी. इफ द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन इज लैम्डा, द एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी hc by Lambda. इज इट ऑलराइट? अब ये देखो तो टोटल एनर्जी के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा है क्या? Me4 इतना माइनस, तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं पूरे को. Yes. उसको यदि रखा जाए तो देखो क्या आएगा. क्या इसको बता दिया है? hc by lambda is equal to, देखो E के, तो यहाँ पर n की जगह हम क्या लिखेंगे? k लिख देंगे. तो माइनस me4. अब भाई क्या आएगा? 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H square. h स्क्वायर और क्या? z स्क्वायर तो रहेगा ही. z स्क्वायर भाई यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे? k स्क्वायर. K square. और माइनस माइनस ये हो जाएगा. क्यों? me4 और 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर और z स्क्वायर बाय ये क्या है? g स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो me4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर है ना, और z स्क्वायर यहाँ रहेगा. और यहाँ क्या लिखेंगे? 1 by j स्क्वायर माइनस 1 by K. k स्क्वायर.
Is it visible? हाँ, Good. k square is not visible. अच्छा ठीक है। चलो यहाँ हम लिख रहे हैं। अब तुमको यहाँ पर ये 1 बाई लैम्डा लिखना है। 1 बाई लैम्डा ऐसे से डिवाइड कर देंगे हम। हाँ, क्या? तो ME4 लिखेंगे यहाँ पर ME4 और इसी से डिवाइड करोगे तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया। तो ठीक है ना, H क्यूब होगा ये, I have C आएगा। हाँ, चेक दिस, आई थिंक दिस इज ऑलराइट। yes, और यहाँ Z स्क्वायर आएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 बाई जे स्क्वायर माइनस 1 बाई k square. कैसे लिखेंगे? अब देखो ये जो क्वांटिटी है ME4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H क्यूब C, this is equal to R and that constant is known as Rydberg constant। तो उसके लिए हम लिख देते हैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर R। अब ब्रैकेट में क्या 1 बाई जे स्क्वायर माइनस 1 बाई k square. दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी से हम जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो बनाएंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा? 1 लिखेंगे। तब बताओ तो 1 बाई लैम्डा के लिए क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए? और हाइड्रोजन एटम इज एक्सप्रेशन करेक्ट? हाँ, ठीक है। फॉर ए हाइड्रोजन एटम आगे देखो आर कांस्टेंट मैंने लिखा, ये आर किसके लिए लिखा है? आर इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं आर जो लिखा कांस्टेंट है ME4 क्या 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h cube c. H क्यूब और क्या c. कांस्टेंट है और इसका जो वैल्यू होता है रेबर्ट कांस्टेंट का 1.1 × 10⁻⁷ पर meter. वो यूज करेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पर लिखा है ये एक्सप्रेशन तो ये है और वैल्यू यदि रखे जाए तो उसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? वैसे आता है 1.097 लेकिन हम क्या लिख रहे हैं 1.1। जो प्रॉब्लम बनाएंगे उसमें हम यही यूज करेंगे Yes. 1.1 × 10⁻⁷ पर। meter. तो ये फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो 1 बाई लैम्डा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे R 1 बाई जे स्क्वायर माइनस 1 बाई। k square. जितने भी प्रॉब्लम्स हम बनाएंगे है ना उसमें मैक्सिमम इसका यूज हम करेंगे। यदि ट्रांजिशन kth ऑर्बिट से jth ऑर्बिट में हो रहा है और उसे एनर्जी फोटॉन जो एमिटेड होगा उसका वेवलेंथ लैम्डा है तो 1 बाई लैम्डा इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन R 1 by j square minus 1 by k square। R is called Rydberg constant and this value of this constant is equal to 1.1 10⁻⁷ per meter. Is it clear? Yes. अब देखो डिफरेंट ट्रांजिशंस के लिए हम देखते हैं कि क्या नाम है उसका, है ना। अब उसको देखने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। Now let us say a transition takes place from a higher orbit to lower orbit. Energy photon is emitted. With the emitted photon has wavelength lambda. तो 1 by lambda is given by this expression। और मैंने बताया कि यार क्या है Rydberg constant और उसका वैल्यू भी मैंने इंडिकेट किया था 1.1 × 10⁻⁷ पर। meter. अब यदि ट्रांजिशन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हो रहा है तो वी गेट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। और उस स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज को हम क्या करते हैं? लाइन सीरीज। If transition takes place from कहां से? k is equal to 2 3 4 ऐसे से 2 j is equal to क्या? 1। The series of spectral lines is called Lyman series। Lyman series।
जो लाइन्स गिरती है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वह फ्रीक्वेंसी लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रेज। फ्रीक्वेंसीज lie in the ultraviolet region. Ultraviolet region. This region is not visible. विजुअल रीजन में जो आता है जिसके लिए ह्यूमन आई सेंसिटिव है तो उसे तो हम लोग विजुअल रीजन कहते हैं। बाहर से जो आ रहा है जिसके बारे में बात करेंगे। एक बात होगी कि ट्रांजिशन किससे हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ से फर्स्ट। तो जो हम लोगों को स्पेक्ट्रल लाइन्स का सीरीज प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन सीरीज। तो J इक्वल टू 1 एंड K इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक, अब उसमें देखो सेकंड में क्या है, एक ट्रांजिशन टेक्स एक ट्रांजिशन टेक्स फ्रॉम टेक्स प्लेस किससे हो रहा है, फ्रॉम K इक्वल टू 3 4 5 टू J इक्वल टू क्या 2। हायर ऑर्डर से किसमें हो रहा है, J इक्वल टू 2 में। तो जो हम लोग को सीरीज मिलेगी उसको हम क्या नाम देंगे, हम लोग बाउंड सीरीज। The series of spectral lines, is called, उसको कहते हैं हम लोग बाउंड सीरीज। ये सब याद है तुम लोगों को, यस बाउंड सीरीज। ये ध्यान देना है, ये जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं दे लाई in the visible region of the spectrum। ठीक, चलो यहां पर जगह बनाते हैं। The frequencies lie in the visible region of the spectrum। अब देखो थर्ड में हम आते हैं, यदि ट्रांजिशन K किससे आ रहा है, हाँ 3 4 देख रहे हो यहाँ पर, ये 4 से आएगा 4 5 6 से J इक्वल टू 3। if J इक्वल टू क्या 3 और K क्या है 4 5 6, हाँ 4 5 और 6 डॉट। The series is called partial series। partial series। और देखो ये किस में पड़ता है, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं they lie in the ultraviolet region, sorry infrared region। the frequencies lie in the infrared region। infrared region। Is it all right? ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग पर बात करते हैं। Let us consider this problem। Compare the wavelengths corresponding to the first line of the Bryman series and the second line of the Balmer series in the hydrogen atom spectrum। तो देखो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइगन सीरीज क्या 2 से 1 में ट्रांजिशन होता है, तो 1 by lambda 100 इसके लिए। तो यह क्या होगा r 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर। 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है ना। और ये क्या है, वेवलेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइगन सीरीज। तो यह लिखा है
तो क्या लिख सकते हो आप 1/1 यानी 1 माइनस 1 3/4 होगा 3/4। चलो क्या एक हो गया Yes, sir. ये lambda 1 wavelength of corresponding to the first line of the Lyman series Lyman series. और 1/lambda 2 लिखा जाए इसके लिए ये सेकंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज। तो सेकंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज के लिए क्या ट्रांजिशन है 4 से 2 में। ये सेकंड लाइन है 4 से 2 में। तो ये देखो r 4 से 2 में तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई क्या 4 का स्क्वायर क्या 4 से 2 में ट्रांजिशन है ठीक। तो हमको क्या मिलेगा सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो देखो ये r हो गया और ये क्या है 1/4 माइनस 1/16 है ना। तो ये 3 आएगा ना 3r/16 होना चाहिए। Yes, sir. ये 2 हो गया ठीक। अब 2 में 1 से डिवाइड करो तो देखो ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमको lambda 1/lambda 2 चाहिए lambda 1/lambda 2। तो lambda 1/lambda 2 के लिए इसमें हमको इससे डिवाइड करना होगा lambda 1/lambda 2 ये क्या होगा इसमें तुमने डिवाइड किया इससे तो 3r/16 क्या होगा और ये क्या होगा ये 3r के नीचे आएगा 4/3r क्या होगा ये डिवाइड क्या है बताओ तो क्या आया हम लोगों को 1/4 आएगा आंसर। तो देखो ये हो गया lambda 1 और lambda 2 का जो रेशियो होगा है ना वो होना चाहिए 1:4। तो ऑप्शंस दिए रहेंगे एंड दिस विल बी द राइट ऑप्शन। फर्स्ट लाइन ऑफ द क्या लाइमन सीरीज और फिर क्या सेकंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ्स होंगे है ना तो उनको कंपेयर करना है। तो पहला जो कहा जाए तो पहले होना चाहिए lambda 1 और भाई lambda 2 चाहिए। तो तुम क्या करोगे इसमें इसे डिवाइड कर दो lambda 1 पर तो इसमें तुमने 3r/16 में डिवाइड किया इससे 3r/4 तो 4 क्या ये आंसर होना चाहिए। Yes, sir. Other options will also be given 1:4 is the correct option. Is it all right? Now let us consider this problem. है ना very simple. क्या है compare the frequencies corresponding to the second line of the Lyman series and the first line of the Balmer series. ये objective question रहता है। तो compare the frequencies corresponding to the second line of Lyman series. तो second line of Lyman series के लिए ट्रांजिशन क्या है क्या 3 से 1 में होना चाहिए। तो 3 से 1 के लिए 1/lambda 1 लिखा क्यों बोलो या यार अब 3 से 1 तो 1/1 और 3 क्या 9 होगा 8r/ क्या आएगा 9 नहीं। और फ्रीक्वेंसी यदि लिखना है न्यूमन तो क्या c/lambda 1 होगा। Yes, sir. तो ये 8rc/9 ऐसे तुम लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी हो गई। और सेकंड के लिए लिखोगे 1/lambda 2 कौन सा है ये फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज होगा 3 से 2 में 3 से 2 तो r और 3 से 2 तो 1/4 माइनस क्या 9 है क्या तो ये 5r बाई क्या आएगा 36 है ना। तो फ्रीक्वेंसी न्यू हम लिखें तो ये c/lambda 2 होगा और इसको लिखना होगा तो 5rc/36 ये 2 हो गया तुम्हारा। अब तुमको चाहिए न्यूमन वैल्यू 2 तो न्यूमन वैल्यू 2 बहुत आसानी से तुम कर सकते हो क्यों 8rc/9 8/9 हो गया तो और ये 36 बाई क्या 5 बोलो कितना हो जाएगा 32/5. हाँ 32/5 32/5 आई थिंक दिस इज करेक्ट Yes, sir. नहीं कैसे कर सकते हैं आप इज इट ऑल राइट। तो देखो फ्रीक्वेंसीज का कम अब उसमें क्या करेंगे कि मान लो कैसे ये lambda 1/lambda 2 है यह
न्यू2 बाई क्या होगा, न्यू1 होगा। तो यदि λ1 ऐसे भी λ1 λ2 में यदि हम लोग ऐसे निकाले रेशियो, तो उससे भी हम लोग ए वाला रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि न्यू1 बाई न्यू2 क्या होगा। तो न्यू1 बाई न्यू2 क्या होगा, λ2 बाई λ1 क्या होगा। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। c लाइट की वेलोसिटी है न्यू लैम्डा, क्या हम जानते हैं। तो न्यू1 न्यू2 में रेशियो पूछा जाए, λ1 λ2 में पूछा जाए, तो क्या इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं, उसका यूज तुम लोग कर सकते हो। इसको इन डिटेल मैंने समझा दिया कैसे किया जा सकता है। लेट अस कंसीडर वन मोर प्रॉब्लम, अब दैट इज वेरी सिंपल। क्या उसको जरा देखते। Now let us see this problem. Very simple. This is a radiation of wavelength corresponding to the first line of the Balmer series in a hydrogen atom spectrum is just able to cause photo emission, है ना, from a metal plate. तो पूछता है कि बताइए कि उस मेटल प्लेट के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो जो बामर की फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन क्या होता है, 3 से 2। तो 3 से 2 ट्रांजिशन में जो फोटोन एमिटेड होगा, तो जो उसका वेवलेंथ होगा दैट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और उस वेवलेंथ को यदि लैम्डा नॉट कहा जाए, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई लैम्डा नॉट शुड बी इक्वल टू r 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर। ठीक, तो इसको किया जाए तो 5 r बाई 36 होगा। ठीक, तो जो 5 वही SC बाई लैम्डा नॉट, 5 इज द वर्क फंक्शन, और लैम्डा नॉट दैट विल बी कॉरेस्पॉन्ड टू द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए लैम्डा नॉट लिखा जो यहाँ पर आया है, तो जो वर्क फंक्शन आएगा SC बाई लैम्डा नॉट होगा। अब इसको निकाला होगा तो 5 RSC यहाँ पर है, तो SC से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो 5 RSC बाई 36, और RSC एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। रिमेंबर RSC इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और जब इसमें रख दिया जाए तो दिस विल कैलकुलेट टू क्या 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वर्क फंक्शन उस मेटल प्लेट के होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, और एक और भी हम कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की E माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर। ठीक है ना, तो E2 ये जो 2 n इक्वल टू 2 के लिए हमने निकाला कितना है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 के लिए क्या निकाला, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन। और एमिटेड फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन। दैट फोटोन इज जस्ट एबल टू कॉज फोटो एमिशन, तो एनर्जी ऑफ दैट फोटोन विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन। तो क्या हम दोनों का डिफरेंस ले लें, डेल्टा E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा नॉट, दिस इज द वर्क फंक्शन। तो E3 माइनस E2 होगा, E3 का वैल्यू माइनस 1.5 और E2 का वैल्यू क्या है माइनस इतना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यह रिलेशन या फिर इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और चाहे तो ये जो हमारे पास ट्रांजिशन के लिए मालूम है इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर RSC का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यू कैन अडॉप्ट बोथ द मेथड्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।